नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, लंबे अंतराल के बाद आज हम जो मन्नू भंडारी की हमारी कहानी थी यही सच है, उसका एक भाग हमने पढ़ा था और किसी कारणवश हम दूसरा भाग जो है लाने में थोड़ी हमें देरी हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज हम मन्नू भंडारी जो कहानी लिखी थी मन्नू भंडारी ने, यही सच है, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 कहानियाँ पूर्ण कर ली थी, कफन और पुरस्कार, और आज हमारी जो सिलेबस अनुसार तीसरी कहानी है मन्नू भंडारी की, यही सच है, उसका दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, हमने जितनी कहानी पढ़ी थी उसमें हमारे जो है कलकत्ता शब्द जो है 2 बार आ चुका है और कानपुर शब्द 3 बार आ चुका है और आज वापस कलकत्ता शब्द तीसरी बार आया है। तो विद्यार्थियों, ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस कहानी में कानपुर शब्द कितनी बार आया है और कलकत्ता शब्द कितनी बार आया है। तो विद्यार्थियों, इसको ध्यान रखते हुए आप कहानी को अच्छे से पढ़िए। तो शुरू करते हैं हम मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है का दूसरा भाग। आज हम कलकत्ता से शुरू करते हैं कि आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई हूँ और जैसे उत्तर मुझे देना चाहिए वैसे नहीं दे पाई। यहाँ पे जो है लेखिका जो कह रही है कि मेरे को जो उत्तर देना था इंटरव्यू में वो मैं नहीं दे पाई और मैं नर्वस हो गई। और पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशित की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रश्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। और वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ और प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती हूँ। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए सब हो रहा है? क्या यह मेरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनफटियाँ सुर्ख हो जाती है। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनते ही सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है और न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है, मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलकमय सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह में ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उससे कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता, यह देखकर भी जैसे वह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशित ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। वो सोचती है कि जो संजय है, अब जो उसका प्रेमी है, उसके बारे में जो है मैं निशित को बता दूंगी। स्काई रूम निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से
सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता, और वह सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से उतरना चाहिए, कभी टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं भी बीच टैक्सी के बीच उधर निश्चित खड़ा है, इधर मैं, और बीच में टैक्सी। यानी कि वो रॉन्ग साइड से जो है उतर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं निश्चित उसके साथ बदतमीजी नहीं कर दे, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचा कर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने आप को खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी ही हमारे दिमाग पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे? मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूँ? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं उसे संजय की बात बता देती? पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र चालित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रा पकड़े हुए उंगलियां काँप रही है। मैं जानता हूँ वो पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? अब दीपा को लगता है कि वो ऐसे कह रहा है उसे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि रिश्ता निशित ने तोड़ा था और दीपा चाहती थी कि वो उससे माफ़ी मांगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन दीपा को ऐसा लगता है कि वो पूछना चाहता है। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली, यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या असहाय अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के विचित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव
से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती है, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। दीपा जो है निशित का विरोध करना चाहती है, उसे सब कुछ कह देना चाहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने रिश्ता तोड़ा है, लेकिन फिर भी वो जो है उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार का क्रोध लगता ही नहीं। उसे सिर्फ उसकी स्वप्निल जो यादें हैं, जो मीठी मीठी जो यादें थी वो याद आ रही है, उसके प्रति क्रोध उसके मन में नहीं आ रहा है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को इकट्ठा कर स्वयं आ खड़ा होता है। अब है कलकत्ता। ये यहाँ पे चौथी बार कलकत्ता आ गया है। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेके गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी और चारों ओर वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी? मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने को की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कर पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है और मैं दूसरे और मुंह फेर लेती हूँ। मतलब एक तरफ तो वो संजय से प्यार करती है और दूसरी तरफ वो निशित को भी छोड़ना नहीं चाहती, या उसी से अभी भी वो उससे प्यार करती है और वो चाहती है कि वो उससे कहे कि वो उससे प्यार करता है। और वो जो संजय के साथ शादी करना चाहती है वो बात भी वो निशित को बताना नहीं चाहती और उसकी आंखें छलछला आती है। तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ जहाँ की तहाँ रुक जाती है। आगे मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती। जब निशित ने ऐसे बोला कि तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ, तब उसकी सांस जो थी जहाँ की तहाँ रुक जाती है और आगे के शब्द सुनने के लिए पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। देखो, वो अभी भी निशित से प्यार करती है और वो चाहती है कि निशित ऐसे बोले कि सब कुछ भुलाकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत मौन। आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाते, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो और बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं लगता है
इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। अब कानपुर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कानपुर चौथी बार आ गया है। मन में उत्कंठ अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई। या कहूँ कि मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कह दे। गाड़ी चलने में अब ये कानपुर जा रही है, उस समय की बात है जब वो उसे विदा करने आता है। मन में उत्कंठ, यहाँ देखो जब वो कानपुर रवाना हो रही है तब मन में उत्कंठ अभिलाषा होते हुए निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर वो दीपा कहती है कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई। या कहूँ कि मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वो कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में यहाँ मैं बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ पहुंचा। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया। मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है, मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती तो कभी खीज। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। अब जब दीपा बाहर खड़ी होती है और 3 मिनट बचते हैं गाड़ी रवाना होने में, तो निशित कहता है कि अब गाड़ी रवाना होने वाली है, तुम ऊपर चढ़ जाओ। बड़ी असहाय सी नज़र में मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफार्म पर जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तो मैं सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती है। मतलब वो अभी भी निशित से प्यार करती है और निशित भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो कानपुर में संजय से प्यार करने लगती है और उसे लगता है कि मैं ऐसी बातें अगर इसको बताऊंगी निशित को तो उसे भी जिस प्रकार मैंने जिस कारण से उसको छोड़ा था वही कारण से मैं अपने आप से नफरत नहीं करने लगूं। इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती है और चली आती है। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे धीरे हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं समझ गई, निश्चित सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं तो भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफार्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई पड़ती। असंख्य हिलते हुए हाथों की भी निश्चित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास सा करती हूँ। गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती है और पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से
मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उससे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतन गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते में हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाले रखा, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ? आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया है, तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो झूठ नहीं बोल सकती, चाहूँ भी तो झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार ही नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया था। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा था। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ सब कुछ शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगन और चुम्बनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली फुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। यहाँ पे देखो, वो ऐसा सोच रही है कि मैं संजय को जाके सारी बात बता दूंगी कि मैं तुम्हें और छल नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी भी जो है निशित से प्यार करती हूँ। और तुम्हारा जो प्यार था, मैंने तुम गलती से तुम्हें समझ लिया था, अपना प्रियतम समझ लिया था, लेकिन तुम प्रियतम नहीं, तुम तो पूरक थे। और मैं तो सिर्फ निशित से ही प्यार करती हूँ। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझे जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कहूंगी, कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती हूँ। छी, नहीं जानती यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। ऐसा जो है दीपा सोच रही है कि मैंने जो है छल किया है संजय के साथ, लेकिन अब और छल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं प्यार तो निशित से ही करती हूँ। ऐसा सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझाए गए हैं, कुछ फूल जर्जर जमीन पर इधर उधर बिखरे गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं समझ गई हूँ। शायद साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज भी। पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनों तो में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता है। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। कानपुर की घटना यहाँ पे बता रही है कि आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसे पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सुना सुना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है कि पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यही खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में
पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता, रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यही बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधल का मन के बोझ को भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ, लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई है, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूंगी। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने में खुश क्यों नहीं पाती। यह खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक एक विचार मन में आता है, क्यों जो कुछ मैं सोच गई वह भ्रम निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान। नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं जहाँ उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के बयान का क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज ही उसे वही हिचक रुके हुए हैं? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। अब देखो, उसकी नियुक्ति हो गई और ये जो पत्र था, ये समाचार था, वो उसे निश्चित देने वाला था। लेकिन जो पत्र आया था वो इरा ने भेजा था, तो उसको उस पत्र को पाकर उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी अगर निश्चित उसे ये पत्र भेजता तो होता। और अब वो ऐसे सोच रही है कि सामने जो घड़ी लगी हुई है वो टन टन करके जो है हर घंटे की सूचना देती है, और यही उसे ऐसा लगता है कि ये संजय के द्वारा लाई हुई घड़ी जो है ये मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये पर्दे, हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उससे मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन में सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसे छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निश्चित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इधर इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ में की उंगलियों को बालों में उलझाए निश्चित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता है। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है इसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक आंखें खोल लेती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी, आखिर आज निश्चित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे देखोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया। मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर सुबह सुनिश्चित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने? अभी क्या लिखेगा वह दीप? मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के यहाँ देखो, ये उसका पत्र जो है, दीपा उसका पत्र पढ़ के और जो उसने लिखा कि शेष बाद में, तो वो शेष पे अटक जाती है और वो कहती है कि जो शेष इसने नहीं लिखा वो लिख क्यों नहीं दिया, और क्या लिखना चाहता है और क्या बाकी है, क्यों नहीं लिख दिया, वो कब लिखेगा। इतना वो पढ़ रही होती है और सोच रही होती है, तब आवाज़ आती है, दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा सुनने से उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उसे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो इसके लिए? पर मुझे
मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने बाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि स्पर्श यशो की क्षण भी सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। यहाँ पे देखो, वो जिस जगह पे रहती है वैसा ही जो है उसके मन में प्रेम जो है उत्पन्न होने लगता है। जब वो निशित के साथ रहती है तो निशित से प्रेम करती है और जब संजय के साथ रहती है तो संजय से प्रेम करती है। और अंत में जब उसका स्वप्न टूट जाता है, जब निशित ने उसको अपने प्रेम की बात नहीं लिखी, उसके जो है मन की बात नहीं लिखी और अंत में जब संजय आता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जो निशित के साथ बिताए गए पल थे वो सारा भ्रम था और जो सत्य है वो सिर्फ संजय ही है। जो यह स्पर्श सुख और ये क्षण ही सत्य है, वो बाकी सब जो भी उसके साथ मैंने समय गुजारा था वो सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और इस प्रकार जो है दीपा और संजय दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बन जाते हैं और एक दूसरे को जो है प्रतिचुंबित जो है आलिंगन में बंधे रहते हैं। और इस प्रकार इस कहानी का जो है अंत होता है। और आगे की जो भी हम कहानी है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।